मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन में आए हुए जीके के प्रश्नों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को इससे पहले के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। पहली वीडियो में आपको 1 से 15 तक क्वेश्चन, दूसरी वीडियो में 16 से 25 तक आपको क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। आज ये आपका क्लास नंबर 3 है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, का विकास 5000 BC ईस्वा से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ये किसका विस्तार? तो सिंधु घाटी सभ्यता। किसका विस्तार? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। समझ गए इतनी बात? इसकी व्याख्या को समझते हैं, क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 27 नंबर। इसको देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC ईसा पूर्व के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? और आज उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसलिए अगर आप लोग रेलवे की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपके सामने अब देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। क्या कह रहा है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बस ने की थी। ये क्वेश्चन जो है, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, माधव स्वरूप ने की थी। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है अभी इससे पहले की क्लासों में। आपको ध्यान होगा अगर आप लोग रेगुलर क्लास देखते हैं तो, इसलिए इन चीज़ों को याद कीजिएगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। क्या कह रहा है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कब अस्तित्व में आई थी? ये पूछा गया है। तो लगभग 2500 ईसा पूर्व से जो अस्तित्व में आई थी। कब से? 2500 ईसा पूर्व से अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसमें क्या था, ईंट के बने भवन थे। कैसे? ईंट के बने हुए इसमें भवन थे। काहे के बने हुए थे? ईंट के। देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। किसके बने हुए थे? ईंट के। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात में 4:2:1 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में? 4:2:1। ध्यान कीजिएगा, अनुपात 4:2:1। अनुपात भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? आप बताएंगे यह है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखो। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि तांबा जो, ठीक है, कांसा जिसमें तांबा और टिन का मिश्रण था, मतलब कांसा जो था वो किससे बना हुआ था, तो तांबा और टिन से बना हुआ था। आगे सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। कहाँ थी यह यह सभ्यता जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, कोई भी सभ्यता जो होती है वो नदियों के आसपास ही क्यों मिलती है, वहाँ पर लोग क्यों रहते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है कि वहाँ पर लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि नदियों के पास पानी की उपलब्धता होती है, जिससे आप खेती कर सकते हैं। अगर आप पशु पालते हैं तो उनको पानी पिला सकते हैं, अपने आप भी पानी पी सकते हैं, खेती भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि पानी से ही तो दुनिया चलती है, पता है आपको कि अगर पानी ना दिया जाए तो इंसान की मृत्यु निश्चित है। तो इंसान पानी की भी जुगाड़ करता है, इसलिए ज़्यादातर आपको सभ्यता मिलेंगी वो नदियों के किनारे ही मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता के लोग ये क्या चीज़ बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो ये कांसा बनाने के लिए, क्योंकि कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन का इस्तेमाल करते थे। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा नहीं है। कालीबंगन महत्वपूर्ण है, हड़प्पा महत्वपूर्ण, मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण, आजमगढ़ नहीं। तो यही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आजमगढ़, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पहला क्वेश्चन याद कीजिएगा आप लोग इसको कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं, कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, कहाँ है, बताइएगा। कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, पता है, सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। सारी बातें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृदों का टीला या मृतकों का टीला है, किस भाषा में है। अगर आपसे भाषा की बात करें तो सिंधी भाषा में है। किस भाषा में, सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। कैसा, सबसे परिपक्व शहर यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे। शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक। किसकी पूजा नहीं करते थे, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विष्णु हो जाएगा। किसकी पूजा नहीं करते थे, विष्णु की, समझिएगा। लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिमुखी मुख पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा, भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है। हड़प्पा के लोग जो हैं वो किस भगवान की पूजा नहीं करते थे, तो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे।
हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। क्या पूछ रहा है, किसकी पूजा करते थे। हनुमान नहीं करते थे, हनुमान पूजा। काली की पूजा नहीं करते थे, अयप्पा की पूजा नहीं करते थे, यानी पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, विष्णु की पूजा नहीं करते थे, यही बात हुई कि विष्णु की पूजा नहीं करते थे, यही बात हुई। देखिएगा यहाँ पर, देखिए पॉइंट्स लिखे हैं उनको, देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, ग्रामीण या नगरीय पूछता है, तो आप क्या बताएंगे, नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से कहाँ, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों में के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को शुरू किया था। तो कौन हो जाएगा, ये कब हो जाएगा, 1980 में। किस वर्ष में, 1980 में शुरू किया था। ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए। 1990 में R.S. विस्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो कौन सा था, बैल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब समझेंगे इसके बारे में, इसको भी देखिएगा, इसकी व्याख्या क्या कहती है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं। इससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। समझ गए कैसे कैसी मोहर मिली हैं, कैसी, आयताकार भी मिली हैं, गोलाकार भी हैं, वर्गाकार भी हैं, बेलनाकार भी हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को सही तरीके से समझते हैं और सारी जो व्याख्या हैं उनको भी सही से देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप लोग जीके में बेहतर स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो बालाकोट है, चंदोदड़ो है, नागेश्वर है, लेकिन मांडा जो है वो नहीं है। समझिएगा आप लोग। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल अल्प शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन याद करना कि मांडा किस नदी के किनारे है। आप बताएंगे कि ये चिनाब नदी के किनारे है, बस इतना क्वेश्चन यहाँ से मिला। जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बालाकोट से। चंदोदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, कलछियाँ, कच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हम लोग चलेंगे, आपका अगला टॉपिक शुरू होता है यहाँ पर वैदिक सभ्यता। क्या शुरू होता है, वैदिक सभ्यता। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या कह रहा है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें किस नाम से जानते हैं, ये तो पूछ रहा है। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय
लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएंगे उपनिषद के। किसके? उपनिषद के उदाहरण हो जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या को भी समझ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। किसके? उपनिषद श्रेणी के। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट है? कहाँ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसमें जो क्वेश्चन मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आप बताएंगे मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, लोगों के उपचारक और धन का दाता माना गया। किसे? तो बताएंगे सोम को, सोम देवता को। किसको? सोम को। सोमदेव को पौधों के स्वामी, लोगों के उपचारक और धन का दाता माना गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।